हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के बारे में, अर्थात जीवाणुओं में पुनर्योजन की प्रक्रिया। और यहाँ पर इस प्रक्रिया के तहत हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो ऐसे में बैक्टीरिया के अंदर कोई लैंगिक जनन की संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं और ना ही ये लैंगिक जनन करते हैं, वरन कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से जो इनका आनुवांशिक पदार्थ है जो कि डीएनए होता है उसका एक से दूसरे में स्थानांतरण होता है। तो इस लैंगिक पुनर्योजन या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की जो विधियां हैं बैक्टीरिया में वो अलग अलग हैं, जैसे कि एक आपकी रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अतिरिक्त ट्रांसडक्शन, इसके अलावा कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। यहाँ इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो करने वाले हैं रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसका दूसरा नाम जो हम देते हैं वो स्थानांतरण भी देते हैं, स्थानांतरण भी नाम दिया जाता है इसका। और इसके सबसे पहले तो हम इस शब्द का भी अर्थ जान लेते हैं कि रूपांतरण का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी जीवाणु कोशिका का रूपांतरित हो जाना किसी अन्य प्रकार में। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में जो कोई जीवाणु है उसका डीएनए जो है वो डीएनए खंड किसी दूसरे जब जीवाणु में पहुंच जाता है तो उस कोशिका को रूपांतरित कर देता है या खुद के जैसी बना देता है। तो यही जो घटना है हमारी वो रूपांतरण या स्थानांतरण कहलाती है, या अंग्रेजी में इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। स्थानांतरण भी इसका नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें डीएनए का जो है स्थानांतरण होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। अगर हम प्रक्रिया की खोज की बात करें तो इस प्रक्रिया की जो खोज है वो एक अंग्रेजी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सन 1928 में इस प्रक्रिया का पता लगाया था और वो काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर, जिस बैक्टीरिया का नाम था डिप्लोकोकस निमोनी। ये डिप्लोकोकस निमोनी, जिसको हम आजकल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई भी कहते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है वो निमोनिया रोग का कारक है, निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो अपने प्रयोग किए थे वो चूहे के ऊपर प्रयोग किए थे कि उनमें किस तरीके से इस जीवाणु के द्वारा जो है निमोनिया रोग होता है और किस तरीके से उनकी मृत्यु होती है। तो इस पर वो प्रयोग कर रहे थे, तो उनके प्रयोग की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इसी प्रयोग के माध्यम से जो है इन्होंने पता लगाया था इस रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये जो वर्क कर रहे थे वो डिप्लोकोकस निमोनी के प्रभेदों के ऊपर वर्क कर रहे थे। इस जीवाणु के, ये जो जीवाणु या बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनी, इसके दो प्रभेद पाए जाते हैं। ये दो प्रभेद जो हैं इनमें से पहला जो प्रभेद है वो है आपका S थर्ड टाइप का प्रभेद, और दूसरा जो प्रभेद है वो है R सेकंड टाइप का प्रभेद। S थर्ड का प्रभेद जो है वो कैप्सुलेटेड है, अर्थात उसके ऊपर जो है संपुट पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है, और इस कैप्सूल की उपस्थिति के कारण ये जो जीवाणु है, ये जो प्रभेद है इस जीवाणु का, वो स्मूथ निवय बनाता, और इसीलिए एस शब्द लिया गया है। एस मतलब स्मूथ से जो है लिया गया है, ये चिकनी निवय बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कैप्सूल पाया जाता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं इसकी एस थर्ड प्रभेद की, वो कैप्सुलेटेड होती हैं, अर्थात ये संपुटित कोशिकाएं होती हैं, और संपुटित होने के कारण, ये जो कैप्सूल की प्रेजेंस के कारण ये जो प्रभेद है वो उग्र प्रभेद होता है और रोगजनक प्रभेद होता है। ये जो प्रभेद है हमारा एस थर्ड, ये जो है रोगजनक है और साथ ही साथ ये उग्र प्रभेद है।
ये अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रभेद के कारण जो है जीवाणु जो है चूहे को निमोनिया रोग देने में सक्षम होते हैं, अर्थात जो हमारा चूहा है वो इस निमोनिया के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दूसरे प्रभेद की अगर हम बात करें तो जो दूसरा प्रभेद है वो है हमारा आर सेकंड प्रभेद। ये आर सेकंड प्रभेद जो है वो नॉन कैप्सुलेटेड है, इसलिए ये जो है रफ या खुरदरी जो है निवय बनाता है। रफ निवय बनाता है ये क्योंकि इसके ऊपर क्या कैप्सूल का आवरण नहीं है, इसलिए चिकनी निवय नहीं बनेगी, और कैप्सूल नहीं है तो इसलिए इसकी जो एक तरीके से कहें कि जो कॉलोनी है इसकी निवय थोड़ी खुरदरी प्रतीत होती है, और इसीलिए ये रफ का आर जो है लिया गया है। आर सेकंड जो प्रभेद है, अब चूंकि इस पर कैप्सूल भी नहीं है तो ये जो है रोगजनक नहीं होता है या अरोगजनक होता है, ये रोग उत्पन्न करने में ये सक्षम नहीं है, और साथ ही साथ ये अनुग्र प्रभेद होता है, उग्र नहीं है, ये वायलेंट नहीं होता, नॉन वायलेंट प्रभेद होता है। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो आपको अब बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि इस S3 जो प्रभेद है, इस S3 प्रभेद को चूहों के अंदर प्रवेशित करा दिया। S3 जो प्रभेद की कोशिकाएं हैं इनको लेकर के इनको कल्चर कर लिया, और कल्चर करके इनकी जो कोशिकाएं हैं इस तरीके से, ये कैप्सुलेटेड जो है आप देख सकते हैं कि ये जीवाणु कोशिकाएं हैं, इनको इन्होंने चूहों के अंदर प्रवेशित कराया। तो इन्होंने देखा कि चूहों में जो है वो निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण चूहों की जो है मृत्यु हो जाती है। ये पहली कंडीशन हो गई कि जब इन्होंने S3 जो प्रभेद लिया और उसको चूहों के अंदर इंजेक्ट करवा दिया, और इंजेक्ट करवाने पर इन्होंने देखा कि चूहे जो है वो इस निमोनिया रोग के कारण मर जाते हैं। दूसरे इन्होंने कंडीशन में आर सेकंड प्रभेद को लिया, और आर सेकंड प्रभेद को जो है कल्चर करके इन्होंने, ये चूंकि नॉन वायलेंट वाले हैं, अनुग्र हैं, तो इन्होंने जो है चूहों में जब इनको प्रवेश कराया तो देखते हैं कि चूहे जो है वो जीवित रहते हैं, अर्थात आर सेकंड जो प्रभेद है क्योंकि निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, तो ऐसे में जो चूहे हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि आर सेकंड जो इस जीवाणु का प्रभेद है वो रोगजनक नहीं है। जैसा कि आपको बताया कि इसके अंदर कैप्सूल नहीं है, इसलिए अरोगजनक होते हैं, अनुग्र प्रभेद है, और ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। तीसरी कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि जो S3 प्रभेद लिया, इस S3 वाले प्रभेद को लेकर के इसको लगभग 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म कर दिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनको एक तरीके से हीट से उपचारित कर दिया, और लगभग कह सकते हैं कि इनको एक निष्क्रिय कर दिया या इनको मृत कर दिया, और तब जा कर के इनको जो है प्रवेश कराया जीवाणुओं के अंदर। तो इन्होंने देखा कि जो है जीवाणुओं की मृत्यु नहीं होती है, अर्थात वो जीवित रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जब उन्होंने इन S3 वाले प्रभेद के जो बैक्टीरिया है इनको 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके निष्क्रिय कर दिया, तो इनके कारण जो है चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि इस हीट शॉक के कारण ये जो हमारा S3 प्रभेद की जो कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाती हैं, और मृत हो जाती हैं तो इसीलिए वो रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है, और इसीलिए जो चूहे हैं वो जीवित हो जाते हैं। चौथी कंडीशन में जो इन्होंने अपने प्रयोग किया उसमें क्या किया कि इन्होंने S3 टाइप का जो प्रभेद है उसको लिया और इसको जो है हीट के द्वारा उपचारित कर लिया।
ठीक है। साथ में इन्होंने R सेकंड जो था प्रभेद उसको ले लिया, अर्थात दोनों को मिक्स कर लिया, R सेकंड प्रभेद ले लिया और साथ ही साथ S3 प्रभेद जो कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उपचारित था, या कह सकते हैं कि एक तरीके से निष्क्रिय थे। निष्क्रिय S3 इन्होंने प्रभेद लिया और साथ में R सेकंड लिया, इन दोनों को मिलाकर के ले लिया और अब चूहों के अंदर प्रवेश करा दिया इसको। तो इन्होंने अब देखा कि चूहों की जो है निमोनिया के कारण मृत्यु हो जाती है, जबकि ये जो घटना है वो आश्चर्यचकित करने वाली है, क्योंकि R सेकंड जो है वो रोग उत्पन्न करने में सक्षम है नहीं, और जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम था उसको निष्क्रिय कर दिया गया। तो उसके बावजूद भी जो है चूहों की आखिरकार मृत्यु क्यों हुई? तो इसका जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने पता लगाया कि S3 जो प्रभेद है उसका डीएनए का जो अंश है वो R सेकंड में प्रवेश कर गया और उसने इस R सेकंड कोशिका को S3 टाइप में कन्वर्ट कर दिया, रूपांतरित कर दिया, और इसीलिए जो है इस निमोनिया के कारण उन चूहों की मृत्यु हो गई। और इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम भी जो है रूपांतरण दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो S3 वाले जो प्रभेद का जो डीएनए है उसने R सेकंड वाले जो प्रभेद की कोशिका है या बैक्टीरियल सेल है उसको रूपांतरित कर दिया S3 में, और जिसके कारण वह रोगजनक बन गई। हालांकि बाद में 3 वैज्ञानिक और आए, एवरी मैक्लियार्ड और मैकॉर्टी, एवरी मैक्लियार्ड एंड मैकॉर्टी। इन्होंने जो है अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया था कि जो डीएनए है वो एक आनुवांशिक पदार्थ है, और इसमें जो ये घटना हुई है वो डीएनए के कारण हुई है, क्योंकि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे वो पता नहीं लगा पाए थे इन कारणों का कि किस तरीके से ये जो घटना हुई है। बाद में जब एवरी मैक्लियोड और मैकॉर्टी ने प्रयोग किया था तो उनके प्रयोग से सिद्ध हो गया था कि जो डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जो क्रिया हुई थी रूपांतरण की वो हुई थी नग्न डीएनए खंडों के कारण, क्योंकि ये जो नग्न डीएनए खंड हैं इस S3 जो प्रभेद की कोशिका थी उससे निकल करके छोटे छोटे खंड जो थे वो R सेकंड में प्रवेश कर गए थे, और R सेकंड वाला जो प्रभेद है उसकी कोशिका का जो डीएनए है उसको रिप्लेस कर दिया इन नेक्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स ने। और हम इस प्रक्रिया को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हम इस डायग्राम के माध्यम से देखिए समझ सकते हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से ये जो R सेकंड है वो S3 में रूपांतरित हो गया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस क्रिया के लिए जो डीएनए है उसका सिंगल स्टैंडर्ड होना आवश्यक है, और एक निश्चित लंबाई के जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के खंड हैं वो जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है वायरलेंट हीट किल्ड बैक्टीरिया लिए थे हमने S3 प्रभेद वाले, जो कि निष्क्रिय हो गए थे क्योंकि इनको हीट से निष्क्रिय कर दिया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वायरलेंट हीट किल्ड बैक्टीरिया हैं, अर्थात उग्र प्रभेद हैं ये, जो कि हीट के द्वारा इनको किल कर लिया गया है। इनकी जब कोशिका नष्ट होती है तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि ये डिसरप्टेड सेल्स कोशिका जो नष्ट होती हुई, और इससे जो हमारे डीएनए के खंड हैं वो वियुक्त हो जाते हैं। ये प्यूरिफाइड डीएनए जो है हमने लिया है, आप जो है इन डीएनए खंड को अलग ले सकते हैं। और अब इन डीएनए खंड को जब हम एवारलेंट अर्थात R सेकंड प्रभेद के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है कि ये जो डीएनए जो निश्चित लंबाई के खंड है वो इसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, और प्रविष्ट होकर के इस एवारलेंट स्ट्रेन का जो डीएनए है उसके एक भाग को ये प्रतिस्थापित कर देते हैं, और खुद जो है ये डीएनए खंड जुड़ जाएगा, और इस तरीके से ये जो कोशिका है जो कि अब तक एवारलेंट थी या अनुग्र थी, अरोगजनक थी, अब वो परिवर्तित हो जाती है वायरलेंट में, और साथ ही साथ वो कैप्सुलेटेड हो जाएगी और वो रोग उत्पन्न करने में सक्षम हो जाती है, और इसीलिए जो है वो चूहों की मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रक्रिया है रूपांतरण या स्थानांतरण जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, कि जिसमें
एक जीवाणु कोशिका का जो डीएनए खंड है वो दूसरी जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है और दूसरी कोशिका को भी जो है वो पहले वाली जैसी बना देगा, अर्थात उसको रूपांतरित कर देगा। यहाँ पर जो है डीएनए के द्वारा जो आर सेकंड प्रभेद की कोशिका है वो रूपांतरित हो गई है एस थर्ड टाइप के प्रभेद की कोशिका में, अर्थात अरोगजनक से वह रोगजनक बन गई है। तो ये एक बड़ी घटना थी जिसको फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा पता लगाया गया था, और इस दोनों ही प्रयोगों के बाद फ्रेडरिक ग्रिफिथ और साथ ही साथ एवरी मैक्लियोड मैकोटी जिन्होंने बताया था कि ये काम डीएनए के द्वारा होता है, तो इन दोनों ही परिघटनाओं के बाद ये पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ था कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, साथ ही साथ जीवाणुओं में भी जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, और यही जो है आनुवांशिक लक्षणों को एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। और इसी के साथ आज की हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और किसी अन्य क्लास में हम बात करेंगे जैसे कॉन्जुगेशन के बारे में और ट्रांसडक्शन के बारे में। आप सभी को धन्यवाद।